नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड। आपके मई 19 और नवंबर 19 के एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी रिविजन्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स या जीएसटी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे ये सारे सोशल मीडियाज के मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं। तो चाहे वो YouTube है, तो चाहे वो Facebook है, तो चाहे वो Instagram है, चाहे वो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप्स है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे बेटा, मेरा सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपके साथ बना रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे को बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स देंगे जैसे पास्ट में मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। आप सभी की मेहनत या स्टूडेंट्स की मेहनत और मेरा सपोर्ट सिस्टम उस मेहनत के साथ में इस प्रकार के बढ़िया रिजल्ट्स देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे बिल्कुल हाथ के नीचे दीपा जैन की फोटोग्राफ है। दीपा जैन, शी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली हंसराज कॉलेज एंड शी हैड स्कोर्ड द फर्स्ट रैंक इन May 2018 एग्जामिनेशन। इसके आगे चल जाऊं थोड़ा सा आगे तो वी हैव पुष्प गोयल। पुष्प गोयल ने सेकंड रैंक स्कोर किया था। ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम सिरसा। ही स्कोर्ड सेकंड रैंक इन नवंबर 2018 एग्जामिनेशन। यहां से मैं और थोड़ा सा आगे चले जाऊं तो दिस इज पार्थ। पार्थ इज अगेन अ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज। ही स्कोर्ड थर्ड रैंक इन May 2018 एग्जामिनेशन। भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि मेरे को इस तरह के रिजल्ट्स दिए हैं 2018 में। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार के रिजल्ट्स 2019 में मेरे को आप लोगों की तरफ से मिले। उसके लिए सपोर्ट सिस्टम मेरा बना रहेगा। डाउट्स मैं आपके लेता रहूंगा, रिविजन्स मैं आपको करवाता रहूंगा और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉक टेस्ट। दैट इज आवर मॉक टेस्ट नंबर 21 और मॉक टेस्ट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आ रहा है। एग्जामिनर पूछता है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2019-2020 प्रीवियस ईयर 18-19 मिस्टर जे हैज ओनली इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 107 लाख रुपए। इन दिस केस हिज लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल बी। मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 100 लाख से ज्यादा का टर्नओवर अचीव कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर तो फिर उसकी लास्ट डेट बन जाती है 30 सितंबर, क्योंकि उसे अपना ऑडिट करवाना जरूरी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बिजनेस टर्नओवर की तो बात ही नहीं हो रही। अगर इस पूरे क्वेश्चन की अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पूरे क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है? इस पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है रेंटल इनकम के बारे में कि उसकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है। हम हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम को थोड़ी ना चेक करते हैं ये देखने के लिए कि व्हाट इज द डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। हम तो चेक करते हैं बिजनेस टर्नओवर और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। क्योंकि यहां पे बिजनेस टर्नओवर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और क्योंकि यहां पे सिर्फ रेंटल इनकम के बारे में बात कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि इसकी लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर शुड बी 31st of July। क्वेश्चन नंबर 2, one is required to obtain PAN whose total sales or turnover or the gross receipts are or is likely to exceed dash in any previous year। मेरे बच्चे अगेन याद रखिएगा, हम लोग यहां पे सेक्शन 139A के बारे में बात करते हैं जब पैन नंबर की बात होती है। सेक्शन 139A हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो उसे पैन के लिए अप्लाई करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मिस्टर जे वॉज अलाउड अ डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 रुपए इन द पास्ट व्हेन द अनरियलाइज्ड रेंट वॉज ऑल्सो 40,000 रुपए। तो पास्ट में 40,000 रुपए का अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिला जब अनरियलाइज्ड रेंट था भी 40,000 रुपए का। He is able to recover from the tenant 35,000 rupees in full and final settlement। मेरे बेटा 35,000 in full and final settlement का मतलब हुआ कि अब इसके बाद उसको और कोई पैसा किराएदार से नहीं मिलने वाला। इन फाइनल सेटलमेंट 40,000 की जगह 35,000 मिला और काम खत्म हो गया। एग्जामिनर पूछ रहा है, ही इज लायबल टू टैक्स ऑन, कौन से अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स पे करना है? मेरे बेटा रिकॉल कीजिए सेक्शन 25A जो हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने किया था, वो कहता है कि जितना भी आपका अनरियलाइज्ड रेंट है
उसमें से 30% का डिडक्शन लेस कर दीजिए और बाकी का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे अनरियलाइज्ड रेंट का जो पैसा है वो है 35,000 रुपीज जो रिकवर हो रहा है। तो 35,000 का 30% लेस करने के बाद जो बाकी 70% बचा वो बचा है 24,500। तो आंसर इज 24,500 अंडर सेक्शन 25A। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टी एंड स्नैक्स विच आर प्रोवाइडेड बाय जीजीसी लिमिटेड टू एम्प्लॉइज। चलो जी, यहां पे हम लोग बात करते हैं सैलरी चैप्टर के बारे में। सैलरी चैप्टर में हम लोगों ने ये बात सीखी है कि जो परक्विजिट्स मिलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सैलरी चैप्टर में हम लोगों ने ये बात सीखी है जो परक्विजिट्स मिलते हैं उन परक्विजिट्स के केस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, सैलरी के चैप्टर में परक्विजिट्स, वहां पे फ्रिंज बेनिफिट्स का कंसेप्ट किया था। और फ्रिंज बेनिफिट्स का जो सेक्शन था सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज, हमारे पास लास्ट वाला 8 क्लॉज जिसका रूल नंबर था रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 7, वो हमें बताता है कि साहब अगर टी एंड स्नैक्स अगर ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर ऑफिस आवर्स में सर्व किया जाए तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। टी एंड स्नैक्स में टी का मतलब क्या है? टी एंड स्नैक्स में टी का मतलब है एनी काइंड ऑफ नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर एल्कोहल सर्व किया जाएगा तो वो टैक्सेबल होगा, नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स है तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो यहाँ पे टी एंड स्नैक्स लिखा हुआ है तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, कभी भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। कहता है मिस्टर जे हैज एक्वायर्ड अ मोटर कार फॉर 3 लाख रुपीज फ्रॉम हिज अ फ्रेंड हु इज अ नॉन रिलेटिव when the market value of the car was 5 lakh rupees. The amount liable to tax in the hands of Mr. J from the transaction is, मेरे बेटा कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हम लोग मोटर कार के बारे में बात करें तो मोटर कार इज नॉट एन एसेट, इज नॉट अ मूवेबल एसेट, इसे मूवेबल एसेट नहीं माना गया है। और क्योंकि ये मूवेबल एसेट नहीं है इस वजह से गिफ्ट की ट्रांजैक्शन से भी बाहर हो जाता है, इस वजह से आंसर विल बी 0, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मेरे को ऐसा लगा इसको पढ़ने के बाद कि साहब इसकी 1 नंबर की वेटेज कम है, इसकी वेटेज 1 नंबर की नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वेटेज 2 नंबर की होनी चाहिए थी, या 2 से भी अगर ज्यादा है तो वो होनी चाहिए थी। ध्यान से पढ़ेगा। मिस्टर जे एंड मिसेस जे दे होल्ड 15% एंड 10% शेयर्स इन अ कंसर्न and they both are employed by that firm getting the monthly salary of 20,000 rupees respectively. तो दोनों को 20 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। Their remuneration does not match their technical or professional skills or experience. तो जो उनको सैलरी मिल रही है वो उनके स्किल्स को मैच नहीं करती है। अगर ऐसा है कि सैलरी स्किल्स को मैच नहीं करती है तो वो सैलरी का पैसा उस स्पाउस के लिए टैक्सेबल होगा जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्लबिंग ऑफ इनकम में सेक्शन 64 में हम लोगों ने ये बात सीखी है। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी इनकम मिस्टर जे हैज अर्न 2 लाख रुपए फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस whereas मिसेस जे हैज अर्न 2 लाख रुपए एज रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर जे हैज इन्वेस्टेड 50,000 रुपए इन द पीपीएफ अकाउंट एंड अनदर 50,000 रुपए इन एनएससी while मिसेस जे हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए इन एनएससी and has donated 10,000 रुपए towards Prime Minister National Fund. Whose total income will be higher for clubbing the remuneration of both of them? तो मेरे बच्चे पहली चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा, जब आपने ये चेक करना है कि किसकी इनकम ज्यादा है क्लबिंग के पर्पसेस के लिए, तो फिर सैलरी इनकम को आप इग्नोर करके हमेशा चेक करते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। सैलरी की ही तो क्लबिंग करनी है, यही तो नहीं पता कि सैलरी किसके लिए टैक्सेबल करे, हस्बैंड के लिए टैक्सेबल करे या वाइफ के लिए टैक्सेबल करे, यही तो नहीं पता, यही तो सीखना है, यही तो जानना है। तो फिर सैलरी को शामिल भी नहीं करेंगे। सैलरी को छोड़ दो, सैलरी को छोड़ने के बाद चेक करो कि ज्यादा इनकम किसकी है। आओ जरा चेक करके देखते हैं ज्यादा इनकम किसकी है, ओरली करते हैं इसे। जो मिस्टर जे है उसकी इनकम है 2 लाख रुपए और बिजनेस की इनकम है, तो ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख आ जाएगा। सैलरी को छोड़ना है, सैलरी को कंसिडर नहीं करना आपने। इस 2 लाख में से उसने 50,000 रुपए पीपीएफ में और 50,000 रुपए एनएससी में डाला, तो 1 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट है। तो 2 लाख की इनकम में से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो टैक्सेबल इनकम मिस्टर जे की बचती है 1 लाख रुपए की। जो मिसेस जे है उसके बारे में देखते हैं। मिसेस जे को मिल रहा है रेंट 2 लाख रुपए का रेंट है, तो इसका मतलब रेंट विल बिकम ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
30% का डिडक्शन भी हम लोग लेस करेंगे तो 2 लाख में से 30% लेस किया 60,000 रुपए, तो ये बचा बाकी का पैसा 1,40,000 रुपए। इतनी बात भी हमें समझ आ गई। अब इस 1,40,000 रुपए में से उसने 1 लाख रुपए एनएससी में इन्वेस्ट कर दिए और 10,000 रुपए का डोनेशन दे दिया प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। तो एनएससी का पैसा 80 सी में लेस हो जाएगा, 10,000 का डोनेशन का पैसा 80 जी में लेस हो जाएगा। तो 1,40,000 रुपए में से 1,10,000 रुपए तो लेस हो जाएगा, बचेगा 30,000 रुपीज। तो इसका मतलब मिस्टर जे का पैसा बचा है 1 लाख रुपए, मिसेस जे की इनकम है 30,000 रुपए। दोनों में से हायर इनकम आ रही है मिस्टर जे की, क्योंकि यहां पे दोनों में से हायर इनकम मिस्टर जे की है। इस वजह से हम लोग मिस्टर जे की इनकम के अंदर मिसेस जे की सैलरी को भी हम लोग टैक्सेबल करेंगे। तो आंसर विल बी जे। जे की इनकम के अंदर मिसेस जे की सैलरी को भी आप ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, An SSC has paid life insurance premium of 45,000 rupees during the previous year for the policy of 2 lakh rupees on 1st of April 2015। ये है मेन बात, डेट है मेन, क्योंकि यहां पे 2012 के बाद की पॉलिसी है जहां पे लिमिट अप्लाई होती है 10% की। तो 2 लाख का 10% आता है 20,000 रुपए, तो लिमिट एप्लीकेबल है 20,000 रुपए की। तो 20,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, लेकिन इसे प्रीमियम पे किया है 45,000 रुपए का। इसको जो डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन 10% तक का मिलेगा अंडर 80C, दैट इज 20,000 रुपए ताकि 45,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में? वो कहता है एनी पेंशन दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल और फैमिली पेंशन व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली will be taxable in which of the following cases। taxable के बारे में पूछ रहा है कि कौन से केस में taxable करना है। Such an individual is awarded a परमवीर चक्र। मेरे बच्चे याद रखिएगा, परमवीर चक्र के जो विजेता हैं उनमें से सिर्फ 3 परमवीर चक्र जीतने वाले लोग व्यक्ति जिंदा हैं, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है। और उनकी डेथ के बाद उनके घर वाले को जो पेंशन मिल रही होगी वो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के हिसाब से। इसी प्रकार से सच इंडिविजुअल इज अवॉर्डेड एज अ महावीर चक्र, ये भी एग्जेम्प्ट है 10 सबसेक्शन 18। वीर चक्र ये भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन सच इंडिविजुअल इज अवॉर्डेड अ भारत रत्न, जिसको भारत रत्न मिला है अगर उसको पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जम्पशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन इन तीनों को एग्जम्पशन दिया गया है और इन तीनों के लिए जो सेक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं, क्या कहता है? रिवाइज्ड रिटर्न सब्स्टिट्यूट्स डैश एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन द डेट ऑन व्हिच द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड। मेरे बेटा रिवाइज रिटर्न जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है जो आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न सबमिट करी थी। या अगर आप ओरिजिनल रिटर्न सबमिट करने के बाद रिवाइज रिटर्न सबमिट कर चुके हैं और सेकेंड टाइम रिवाइज रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम रिवाइज रिटर्न को भी रिप्लेस कर देता है। तो यहां पे एक बड़ा सिंपल सा मेरे पास आंसर आना चाहिए, दैट रिवाइज रिटर्न substitutes replaces the original return as well as the revised return which has been submitted earlier। so यहां पे जो मेरे पास आंसर आ जाता है वो आंसर आता है C, it revises the original return as well as the revised return that has been submitted earlier। क्वेश्चन 10 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 10 कहता है that a company has given an advertisement contract to an advertisement agency which is also a company। that means जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर वो भी कॉन्ट्रैक्टी जो है जो काम दे रहा है वो भी कंपनी है, जिसको काम मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको वो भी एक कंपनी है। On 30th of November 2018 it had paid a sum of 2,40,000 रुपए on the advertisement agency। The company should deduct tax amounting to। याद रखिएगा मेरे बेटा, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कवर अंडर सेक्शन 194C और 194C में रिसीवर कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट 1% लगेगा या 2% लगेगा। क्योंकि यहां पे वो बता रहा है
क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है कि जो रिसीवर है वो एक कंपनी है, इस वजह से 2% का रेट लगेगा। 2,40,000 का 2% का रेट लगेगा तो अमाउंट आ जाएगा 4,800 रुपीज का टीडीएस। क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। द स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज कॉमनली नोन एज, जो एडवांस टैक्स की स्कीम है उसका दूसरा नाम क्या है? मैंने अपनी क्लासेस के अंदर एडवांस टैक्स का जब चैप्टर करवाया था तो सबसे पहले पैराग्राफ में ये बात लिखी थी, एडवांस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज अ स्कीम ऑफ पे एज यू अर्न। जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे टैक्स देते जाओ। हम पूरे साल का पैसा एक दिन नहीं कमाते, हम पूरे साल का पैसा पूरे साल कमाते हैं, थोड़ा 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 करके कमाते हैं। इसी पॉलिसी पे सरकार चल रही है। सरकार ने कहा क्योंकि आप सारा का सारा पैसा एक ही दिन में नहीं कमा लेते, इसी प्रकार से सारा का सारा टैक्स भी एक ही दिन में पे मत करो। जैसे आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके कमाते हो वैसे ही आप टैक्स भी थोड़ा थोड़ा करके पे करो। और इसी वजह से 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाई गई हैं सेक्शन नंबर 211 में। और सेक्शन 211 की जो 4 इंस्टॉलमेंट्स है इसके बेसिस के ऊपर अब हम ये कह सकते हैं दैट एडवांस टैक्स की स्कीम इज नोन एज पे एज यू अर्न। जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे टैक्स पे करते जाओ। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है? कहता है इन केस ऑफ अ शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट द डीम्ड इनकम इज। जो शिपिंग बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था सेक्शन 1 नंबर 172 में। और इसका जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कंपनी का टैक्स रेट लगेगा, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट लगेगा, लेकिन उसके लिए डीम्ड इनकम सेक्शन 44D के अंदर दिया गया है एंड द डीम्ड इनकम इज 7.5% ऑफ द टोटल फेयर एंड द फ्रेट दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय द शिप। तो आंसर मेरे पास डी आंसर आ रहा है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द बिजनेस एंड प्रोफेशन लॉस फॉर द ईयर फॉर विच द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट dash but the PGBP loss of the earlier year for which return was filed within the due date dash। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक प्राइम कंडीशन ये है कि सेक्शन नंबर 80 में ये बात लिखी गई है कि ITR सबमिट हो जानी चाहिए टिल द ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर सबमिट नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शनल केस हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी लॉस। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि करंट ईयर के लॉस के लिए उसने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी थी, लेकिन अगर हम लोग अगले साल के लॉस के बारे में बात करें तो वहां पे रिटर्न उसने प्रॉपर्ली सबमिट करी हुई है पिछले साल की लॉसेस में। तो फिर ऐसे केस में करंट ईयर के लॉस को कंपनसेट करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए वो अपने कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम पिछले सालों में जो ऑलरेडी वो रिटर्न टाइमली सबमिट कर चुका है उसका कैरी फॉरवर्ड उसको मिलता रहेगा। तो 13th का आंसर इज ए। 14th पे आ जाते हैं। क्या कहता है 14th एग्जामिनर? कहता है मिस्टर जे इज ओनर ऑफ अ हाउस विच इज लेट आउट एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ का लेटिंग आउट है, ध्यान रखना है आपने। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 15,000 पे, फेयर रेंट इज 21,000 पे, स्टैंडर्ड रेंट इज 18,000 पे। तो 15 और 21 का हायर आ जाता है, 21 और 18 का लोअर आ जाता है 18। तो इसका मतलब भाई यहां पे जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 18,000 पे महीने के हिसाब से 2,16,000 पे है। इसके बाद द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आर 5,000 पे, याद रखेंगे इसको। द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ्स। अगर हाउस प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसका मतलब लेट आउट है 10 महीने के लिए। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल जो है वो 10 महीने का कैलकुलेट होगा 20,000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आ गया। दोनों का हायर विल बिकम ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज 2,16,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस का डाटा दिया हुआ है 5,000 रुपए, मैं लेस कर दूंगा तो मेरे पास NAV आ जाएगा 2,11,000 रुपए। सेक्शन नंबर 24 क्लॉज ए के अंदर मैं 30% का डिडक्शन भी लेस करूंगा। तो 2,11,000 का 30% का डिडक्शन मैंने लेस किया जो कि आ गया मेरे पास 63,300 रुपए।
इसमें से मैंने नेट एनुअल वैल्यू में से 63,300 रुपये को लेस किया तो मेरे पास आ रहा है 1,47,700 रुपये। तो आंसर है 1,47,700 एनएवी का। अब हमारे पास एग्जामिनर पूछ रहा है तीन चीजें, जीएवी, एनएवी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 14th का आंसर आ जाना चाहिए ए पार्ट। देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जामिनर मिस्टर जे हैज रिसीव्ड 300 रुपीज पर मंथ एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर ईच ऑफ हिज 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है और तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उसको 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए पर मंथ मिल रहा है। मेरे बेटा ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मिलने वाला पैसा फुली टैक्सेबल होता है, तो 300 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई और कर देना, पर चाइल्ड है तो 300 इंटू 12 इंटू 3 इज 10,800 रुपए। तो भाई मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए दैट the taxable and the exempt part of children education allowance shall be, तो taxable part will be 10,800 and exempt part will be 0, तो answer should be C. Then we are coming to GST। GST के 12 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन GST का एग्जामिनर कहता है who shall be empowered to collect GST ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट के बारे में बात हो रही है। इंटरस्टेट के ऊपर आईजीएसटी लगता है एंड आईजीएसटी स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईजीएसटी से मेरे को एक बात ध्यान आई, आईजीएसटी इज यूनिक टू इंडिया। क्या मतलब है इस बात का, आईजीएसटी इज यूनिक टू इंडिया? आईजीएसटी इज यूनिक टू इंडिया का मतलब ये हुआ कि पूरे संसार में हिंदुस्तान के अलावा, भारतवर्ष के अलावा, इंडिया के अलावा किसी भी और मुल्क में, किसी भी और देश में आईजीएसटी का कंसेप्ट नहीं है। हम लोग इंडिया में कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं। कनाडा के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 तरह के जीएसटी चार्ज किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे हम लोग इंडिया में भी कर रहे हैं। लेकिन कनाडा में भी आईजीएसटी का कंसेप्ट नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से आईजीएसटी लगा दिया इन हिंदुस्तान के अंदर। जहां पे इंटर स्टेट सेल हो रहा है वहां पे आईजीएसटी, जहां पे विद इन द स्टेट सेल हो रहा है वहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन ऐसा आईजीएसटी का कंसेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान में है और कहीं पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहा हूं मैं। एग्जामिनर कहता है इंडिया हैज चूजन डैश ऑफ जीएसटी। अभी अभी मैंने बोला था इट हैज चूजन द कैनेडियन मॉडल। ये कैनेडियन मॉडल है जो हम लोग कर रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर एग्जेम्प्ट। पोस्ट ऑफिस की कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? मेरे बच्चे याद रखना, मैंने आपको तरीका दिया था। पोस्ट ऑफिस अगर कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो कि इन कंपटीशन विद अ प्राइवेट पार्टी है, दैट मीन्स जिसके लिए प्राइवेट पार्टी से वो कंपीट कर रहे हैं, उन सभी पार्टी एक्टिविटीज के ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपीट करता है बाकी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज या स्पीड पार्सल की सर्विसेज, ये दोनों भी कंपीट करती हैं दूसरी सर्विसेज दैट इज जो कोरियर सर्विसेज है उनके साथ। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज कंपीट कर रही हैं, इस वजह से उनके ऊपर जीएसटी लग रहा है। लेकिन जहां पे कंपटीशन एलिमेंट नहीं है वहां पे जीएसटी भी नहीं होगा। कहां पे कंपटीशन एलिमेंट नहीं है? बेसिक मेल सर्विसेज में कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है पोस्ट ऑफिस की, सरकार ने जीएसटी भी नहीं लगाया वहां पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे जा रहा हूं मैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मेरे बेटा अगर ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसे एग्जेम्प्ट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी। वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो? वैल्यू ऑफ द सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं टीवी मेथड या फिर ट्रांजैक्शनल वैल्यू मेथड। एक और भी होता है ओपन मार्केट वैल्यू मेथड। ओपन मार्केट वैल्यू मेथड जो है वो हम लोग सीए फाइनल में जाकर डिस्कस करेंगे। यहां पे सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैल्यूएशन रूल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड सर्विसेज और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू। मेरे बेटा क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, इसके लिए जो सप्लायर है वो इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 22 बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दैट इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन it shall be amount to deemed acceptance of the amendment where the proper officer fails to take action। मेरे बेटा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमारे पास दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक 15 दिन वाला भी आता है, एक 7 दिन वाला भी आता है। 15 दिन वाला कंसेप्ट कहां पे लगता है? 15 दिन वाला कंसेप्ट लगता है जहां पे उसने एप्लीकेशन सबमिट करी है 15 दिन के अंदर अंदर, और साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखना अगर वो शो कॉज नोटिस का जवाब दे रहा है तो फिर वहां पे 7 दिन अपना चेक करते हैं। क्योंकि यहां पे दोनों के बारे में बात हो रही है, इस वजह से यहां पे आंसर जो हमारा होगा वो आंसर होगा हमारा डी, आइदर ऑफ ए एंड आइदर ऑफ बी, अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 the dash is payable on all interested supply of goods and of or services। अभी मैंने डिस्कस किया था कैनेडियन मॉडल सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज करता है, तो हम लोग भी दोनों चार्ज करते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनकी वेटेज 2-2 नंबर की रखी गई एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कमेंट करो, कमेंट करने में तो हम लोग वैसे ही बड़े माहिर हैं, कमेंट करो कि ये ठीक है गलत है। पॉइंट नंबर 1, point number A, the amount of any sum payable and the amount of refund under GST law shall be rounded off to the nearest of rupee। 100% ठीक बात है, इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट ऑफ रुपी। और राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई भी पैसाज हैं और वो पैसा जो है 50 पैसा से कम है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर वो पैसा एग्जैक्टली 50 पैसा या 50 पैसे से ज्यादा है तो उसे राउंड ऑफ करके 1 रुपया मान लेते हैं। यही बात इन्होंने यहां पे सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है। Where such amount contains a part of a rupee consisting of a paisa, then if such part is 50 paisa or more, it shall be increased to 1 rupee, and if such part is less than 50 paisa, it shall be ignored। मेरे बेटा ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट 100% करेक्ट हैं, और इस वजह से हमारा आंसर आएगा सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर 100% करेक्ट। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर मॉक टेस्ट नंबर 21, लास्ट है, लीस्ट नहीं है, और मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं कि आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मेरे राइट हैंड साइड पे उन सभी सोशल मीडियाज के नाम गिवन हैं, आप इन नाम को पढ़ के मेरे को फॉलो अप कर सकते हैं। आइए मेरे बच्चे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है that ITC under CGST shall not be utilized towards the payment of SGST and UTGST। बिल्कुल ठीक बात है, CGST का पैसा सिर्फ CGST के लिए इस्तेमाल होगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो IGST के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी भी CGST का पैसा आप SGST के लिए यूज नहीं कर सकते, और वैसा वर्षा भी ठीक है। बी पार्ट में लिखता है दैट ITC अंडर SGST UTGST शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ CGST। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट 100% करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर 100% करेक्ट, तो यहां पे आंसर आ जाता है हमारे पास बी। लो मेरे बेटा, तो यहां जाके हम लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया है। वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 मॉक टेस्ट। हम लोगों के पास 4 मॉक टेस्ट बचे हैं। वंस वी आर डन विद दिस 4 मॉक टेस्ट, तो उसके बाद हमारा ये सीरीज मॉक टेस्ट की कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ में मैंने सीए के स्टडी मटेरियल को यूज करके रिविजन से स्टार्ट कर दी हैं। आप उन रिविजन्स को भी देखिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप इसी प्रकार के रिजल्ट्स, जैसा मेरे को रिजल्ट दीपा, उसके बाद दीपा के बाद पार्थ, और पार्थ के से पहले पुष्प ने मेरे को रिजल्ट्स दिए,
इसी प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा. एंड आई विल स्टैंड विद यू लाइक अ रॉक, एंड टुगेदर वी कैन अचीव these kind of tremendous results. Till the time you call me, or till the time I meet you in the next class, bye bye and enjoy yourself. Love you all and work hard. Bye bye.